हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के बारे में। तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा और सीए कार्सिनोमा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंसर्स इन द डेवलप्ड कंट्रीज, राइट। सो इट्स इंसिडेंस इज़ अबाउट 20 to 25% इन डेवलप्ड कंट्री। इंसिडेंस की मैं अगर बात करूँ, ठीक है ना, तो 20 to 25% ये होता है डेवलप्ड कंट्री में, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में होता है 5 to 7% ऑफ कैंसर ये कंस्टिट्यूट करता है वुमेंस में, ठीक है। और बेसिकली ये पोस्ट मेनोपॉजल मूवमेंट में ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है पोस्ट मेनोपॉजल मूवमेंट में। और ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर है। एडिनोकार्सिनोमा ऑफ एंडोमेट्रियम इज़ द मोस्ट कॉमन वैरायटी, और इसका फैमिलियल प्री डिस्पोजिशन होता है, जिसके कारण से ये HNPCC वाले सिंड्रोम्स के साथ ये एसोसिएट कर सकते हैं। लिंच टाइप 2 के साथ ये एसोसिएट कर सकता है, ठीक है ना। लिंच 2 सिंड्रोम उसको कहते हैं ना, लिंच 2 कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होंगे? रिस्क फैक्टर्स की मैं अगर बात करूँ कि ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर है, ऑब्वियसली ईस्ट्रोजन होगा। HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हो सकता है। टेमोक्सिफिन में 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक वीकली ईस्ट्रोजन प्रॉपर्टी, ब्रेस्ट कैंसर के अगर हम लोग प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट चलाते हैं, टेमोक्सिफिन किसके लिए यूज़ करते हैं? ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज़ करते हैं। तो एक वीकली ईस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी होती है और दूसरा ईस्ट्रोजन इनिबिटिंग प्रॉपर्टी होती है। लेकिन पहली वाली प्रॉपर्टी जो कि वीकली ईस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, उसके कारण से यहाँ पे एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड ओव्यूलेटरी कंडीशन जैसे कि PCOS के केसेस में भी एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का रिस्क ज़्यादा होता है, राइट। नेक्स्ट, ईस्ट्रोजन प्रोड्यूसिंग ओवेरियन कार्सिनोमा, उनके केस में भी ज़्यादा होता है, ठीक है ना, जो कि फेमिनाइजिंग ओवेरियन ट्यूमर जैसे ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर में ये ज़्यादा होता है। एल्वी मेनार्की में ज़्यादा होता है। लेट मेनोपॉज में ज़्यादा होता है, क्योंकि ये ईस्ट्रोजन को प्रमोट करता है। अर्ली मेनार्की ज़्यादा ईस्ट्रोजन, लेट मेनोपॉज होगा तो ज़्यादा ईस्ट्रोजन। एबनॉर्मल LFT हो, ओबेसिटी हो, फैट्स में पेरिफेरल कन्वर्जन हो जाता है ईस्ट्रोजन के लिए। HNPCC, नल्लीपैरस वुमेन, लिंच 2, ये सब पता ही है तुम्हें, ठीक है ना। अब इसके प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्मोकिंग इसका प्रोटेक्टिव फैक्टर है, राइट। OCP प्रोटेक्टिव फैक्टर है। ब्रेस्ट फीडिंग इज अ प्रोटेक्टिव फैक्टर। फिजिकल एक्टिविटी इज अ प्रोटेक्टिव फैक्टर। ग्रीन टी इज अ प्रोटेक्टिव फैक्टर। तो स्मोकिंग अगर कर रहे हो, ठीक है ना, एक्सरसाइज कर रहे हो, या तुम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, या तुम क्या कर रहे हो कि ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो, OCPs दे रहे हो, ग्रीन टी ले रहे हो, तो इससे प्रोटेक्टिव फैक्टर्स है ना। तो ये 2 तरीके के होते हैं बेसिकली, टाइप 1, टाइप 2। तो टाइप 1 होता है जो कि ये ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट होता है, और ये जो टाइप 2 होता है, ये टाइप 2 जो होता है ये नॉन ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट होता है ना, ये नॉन ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। और जो कि टाइप 1 वाला अपना होता है वो इसकी 80% टियोलॉजी होती है, स्लो ग्रोइंग होता है, ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। और लॉन्ग टर्म अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन एडमिनिस्ट्रेशन, ईस्ट्रोजन सेक्रेटिंग ट्यूमर्स ऑफ ओवरी, एडिपोसिटी, इंक्रीज ईस्ट्रोजन लेवल, नलीपैरिटी, लेट मेनोपॉज, ये सब जो इसके होते हैं कारण हो सकते हैं, ठीक है ना, ईस्ट्रोजन मतलब कि डिपेंडेंट वाले टाइप 1 वाले के, ठीक है ना। ये हो गया। और टाइप 2 के लिए 20% केसेस में होता है, मोर एग्रेसिव होता है, इसका पुअर प्रोग्नोसिस होता है टाइप 1 से, ठीक है ना। इसका प्रोग्नोसिस जो होता है हमेशा पुअर रहेगा टाइप 1 से। इसका प्रेजेंटेशन कैसे लेगा? प्रेजेंटेशन महिला कैसे लेके आएगी तुम्हारे OPD में? कहेगी डॉक्टर साहब मेरे को अब नॉर्मल ब्लीडिंग, बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, डिस्चार्ज हो रहा है 45 साल के बाद। तो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग का ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है कि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग अगर लेके महिला आ रही है तुम्हारे पास, तो तुम्हें एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा को अपनी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में रखना है, ठीक है। तो बेसिकली इट्स अ पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, राइट। सिम्टम्स क्या क्या होंगे? सिम्टम्स होंगे इसके इरेगुलर एसाइक्लिकल ब्लीडिंग, एसाइक्लिक साइकिल के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इरेगुलर एसाइक्लिकल ब्लीडिंग होगी, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होगी। पायोमेट्रा, डर्टी फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, ठीक है, पायोमेट्रा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टिगेशंस में इसके क्या क्या करोगे? इन्वेस्टिगेशंस कैसे करोगे? अल्ट्रासाउंड, हिस्ट्रोस्कोपी, एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग, ये सब कर सकते हो। अल्ट्रासाउंड से तुम पता कर लेते हो तो कितना होता है। जैसे पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में कितना mm को हम लोग नॉर्मल मानते हैं, 4 mm को बेसिकली हम लोग नॉर्मल मानते हैं। तो अगर उससे ज़्यादा हुआ, थिकनिंग हो गई, तो हम लोग को एक अपने डिफरेंशियल में क्या रखना होगा? एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का डायग्नोसिस रखना पड़ेगा, राइट। हिस्ट्रोस्कोपी कर सकते हो, एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग या एंडोमेट्रियल बायोप्सी वगैरह कर सकते हो, ठीक है ना। ये सब चीज़ें तुम कर सकते हो। अब इसके बाद करेंगे डायग्नोसिस के। फर्स्ट मैनेजमेंट डायग्नोसिस के लिए क्या करते हैं? पिपेल एंडोमेट्रियल बायोप्सी इन OPD, ये पिपेल एंडोमेट्रियल बायोप्सी कर सकते हो। पैरासर्वाइकल ब्लॉक्स आर रिक्वायर्ड इन फ्यू केसेस, 90 to 95% सेंसिटिव बायोप्सी। एंटीरियर वॉल बायोप्सी होती है पिपेल एंडोमेट्रियल
बायोप्सी हम लोग लेते हैं ओपीडी में पैरा सर्वाइकल ब्लॉक्स लगा के, और 90 to 95% जो होती है सेंसिटिव होती हैं। डायलेशन एंड क्यूरेटाज कर सकते हो, हिस्टोस्कोपिक बायोप्सी कर सकते हो, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कर सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा पीपल एंडोमेट्रियल बायोप्सी कर दिया, डायलेशन क्यूरेटाज कर दिया, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कर दिया, हिस्टोस्कोपिक बायोप्सी कर दिया, तो ये सब चीज़ें तुम कर सकते हो, ठीक है। पीपल एंडोमेट्रियल बायोप्सी, डायलेशन एंड क्यूरेटाज, हिस्टोस्कोपिक बायोप्सी और ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, राइट। अब इसकी बात करेंगे फीगो स्टेजिंग की। तो फीगो स्टेजिंग में जैसे अब सबसे इजी तो फाइब्रॉइड की होती है, उसके बाद ईजीएस्ट में तुम्हारी आती है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की। सबसे टफेस्ट मैं मानता हूँ कार्सिनोमा सर्विक्स और कार्सिनोमा ओवरी की स्टेजिंग्स होती हैं, ठीक है ना। तो उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना, इसकी भी स्टेजिंग थोड़ी टफ है लेकिन समझ में आता है कि हाँ हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात हम लोग इसको 4 स्टेज पे डालते हैं, ठीक है ना, 4 स्टेज में डालते हैं। तो कौन कौन से स्टेजेस होंगे? स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली स्टेज 0 से शुरुआत होती है। स्टेज 0 जो होता है वो कार्सिनोमा इन सीटू होता है, ठीक है ना। इन सीटू मतलब अपनी जगह पे है कार्सिनोमा इन सीटू। स्टेज 1 जो होता है ये यूट्राइन वॉल पे ही कन्फाइंड रहेगा, राइट। फंडस ऑफ यूट्राइन यहाँ पे कन्फाइंड रहेगा। स्टेज 2 मतलब कि मैं अभी मेजर चीज़ें बता रहा हूँ। स्टेज 2 जो होता है सर्वाइकल स्ट्रोमा में जाएगा, ठीक है ना। स्टेज 3 जो है तुम्हारा वजाइना में जाएगा, वजाइना और पैरामेट्रियम में जा सकता है। स्टेज 4 में मेट्स हो गया, ठीक है ना। मतलब कि उसमें भी 2 स्टेजेस आते हैं, 4A 4B, ठीक है ना। तो उसमें एक तो बॉल ब्लैडर को इन्वॉल्व कर दिया है, डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो गया है, ठीक है ना। अब इसका जो स्प्रेड होता है, स्प्रेड में मैं अगर बात करता हूँ इसमें कि स्प्रेड इसका कैसे कैसे हो सकता है, तो एक तो हो सकता है तुम्हारा लिम्फेटिक स्प्रेड, एक हो सकता है हिमेटोजीनियस स्प्रेड, एक हो सकता है तुम्हारा डायरेक्ट स्प्रेड। डायरेक्ट स्प्रेड में कहाँ जा सकता है? ऑब्वियसली एंडोमेट्रियम से अराइज किया है तो एंडोमेट्रियम से कहाँ जा सकता है? मायोमेट्रियम, पैरामेट्रियम में जा सकता है। लिम्फेटिक में 2 लिम्फ नोड का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। नीचे वाली कौन सी 2 लिम्फ नोड? पेल्विक, पैराओटिक। समटाइम्स ये मतलब जा सकता है किसमें फीमोरल और इन्वाइनल लिम्फ नोड वाया राउंड लिगामेंट, लेकिन हम उसको उतना काउंट नहीं करते, ठीक है ना। समटाइम्स का वो बात है, ठीक। हिमेटोजेनस स्प्रेड में ये डिस्टेंट मेटास्टेसिस कहाँ भी जैसे ब्रेन बोन मेट्स कर देगा, डिस्टेंट मेट्स जैसे ब्रेन बोन लिवर लंग, ठीक है ना, यहाँ पे ये जा सकता है, राइट। अब इसकी फीगो स्टेजिंग की मैं अगर बात करता हूँ, स्टेज 0 में प्रॉपर अब इसको फीगो स्टेजिंग को डिस्क्राइब करूँगा। स्टेज 0 क्या होता है? कार्सिनोमा इन सीटू, मतलब वहीं पे कन्फाइंड है, राइट। स्टेज 1 क्या होगा? कन्फाइंड टू बॉडी ऑफ यूट्रस, बॉडी ऑफ यूट्रस में कन्फाइंड रहेगा। अब इसमें भी 2 क्राइटेरिया होते हैं, स्टेज 1A 1B, राइट। 1A जो रहेगा 1A में लेस देन मतलब 50%, और मतलब कि एक तो मतलब मायोमेट्रियम को जाए तो इन्वॉल्व ही ना करे, जाए तो ये 50% से कम इन्वॉल्व करे, ठीक है। तो ट्यूमर कन्फाइंड टू ओनली एंडोमेट्रियम और लेस देन 50% ऑफ द मायोमेट्रियम, राइट। और 1B में क्या होता है कि मोर देन इक्वल टू 50% ऑफ मायोमेट्रियम, मोर देन इक्वल टू 50% ऑफ द मायोमेट्रियम को इन्वॉल्व कर लिया। स्टेज 1 हो गया, ठीक है, कन्फाइंड टू बॉडी ऑफ द यूट्रस। अब स्टेज 2 की मैं बात करूँ कि ट्यूमर इन्वेड सर्वाइकल स्ट्रोमा बस इसमें याद रखना है, ठीक है ना। इसमें कोई अलग से स्टेजिंग नहीं होती। स्टेज 3 में क्या होता है? लोकल और रीजनल स्प्रेड ऑफ ट्यूमर, लोकल स्प्रेड हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें भी तीन मतलब कि जगह जा सकता है कि ये सेरोसा को चला जाए, नेक्सा चला जाए या पेरिटोनियम चला जाए, ठीक है ना। मतलब कि यूट्राइन की वॉल को मतलब कि मतलब सेरोसा में कि यूट्राइन वॉल पे ही तो सेरोसा होता है ना, सेरोसा पे चला जाए, ठीक है ना, ट्यूमर अपना एडनेक्सा में चला जाए या पेरिटोनियम में चला जाए, तो स्टेज 3A हो सकता है। 3B में वजाइनल चला जाए, पैरामेट्रियल इन्वॉल्वमेंट हो जाए, ठीक है ना, वजाइनल पैरामेट्रियम का इन्वॉल्वमेंट हो जाए। स्टेज 3B में होता है, ठीक है ना। तो स्टेज 3A में कहाँ बोला? सेरोसा, एडनेक्सा, पेरिटोनियम। 3B में कहाँ बोला? अपने वजाइना, पैरामेट्रियम। और 3C में जो है मतलब कि लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो मेटास्टेसिस टू पेल्विक है, पैरायोटिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, खत्म बात। और 3C और 3C1 भी होता है, 3C2 होता है, ठीक है ना। लेकिन उसमें नहीं जाना कि एक तो 3C1 जो है पेल्विक को इन्वॉल्व करेगा, 3C2 जो है ये पैरायोटिक को इन्वॉल्व करेगा, राइट। तो स्टेज 4 में बात करता हूँ। स्टेज 4 ट्यूमर इन्वेड्स ब्लैडर, बाउल, म्यूकोसा एंड डिस्टेंट मेटास्टेट्स हो जाएगा। तो 4A में बैडर बाउल को इन्वॉल्व करेगा, 4B में डिस्टेंट मेटास्टेट्स इंक्लूडिंग इन्वाइनल नोड्स को ये इन्वॉल्व कर सकता है। अब इसकी हिस्टोपैथोलॉजी की मैं बात करूँ, हिस्टोपैथोलॉजी के ऊपर भी इसको डिवाइड करते हैं हम लोग। 3 तरीके की हिस्टोपैथोलॉजी होती है।
मोस्टली ये तो पहली बात तो कि ये एडिनो कार्सिनोमा होता है, ठीक है ना, मोस्टली ये एडिनो कार्सिनोमा होता है। अदर्स में तुम्हारे पेपिलरी, विल्लो, ग्लैंडुलर, स्क्वामस, सेक्रेटरी ये सब हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो होता है ये एडिनो कार्सिनोमा होता है, ठीक है ना। 3 ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 मतलब वेल डिफरेंशिएटेड, ग्रेड 2 मतलब मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड, ग्रेड 3 मतलब पुअरली डिफरेंशिएटेड। तो पुअरली डिफरेंशिएटेड का सबसे मतलब कि इसका बेस्ट प्रोग्नोसिस होगा, इसका वर्स्ट प्रोग्नोसिस होगा, क्योंकि पुअरली डिफरेंशिएटेड है। सही बात है कि नहीं, मानते हो कि नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई। अदर्स में क्या बताया था मैंने, पेपिलरी, कार्सिनोमा, स्क्वामस, सेक्रेटरी ये सब हो सकते हैं, ठीक। मैनेजमेंट कैसे करोगे, मैनेजमेंट के लिए देखो, पहले तो क्या कर सकते हो कि स्टेज 1 और 2 के लिए क्या करोगे। ग्रेड 1 के लिए तुम क्या करोगे, मायोमेट्रियम जो कि आधा इन्वॉल्व है, नथिंग, कुछ नहीं करोगे, ठीक है। अगर ग्रेड 1 में आया तो मायोमेट्रियम के लिए कुछ नहीं करोगे, हाफ का, अगर लेस देन हाफ का इन्वॉल्वमेंट है इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। ग्रेड 2 में अगर आया मायोमेट्रियम मतलब आधा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो वजाइनल इरेडिएशन कर दो, वजाइनल तुम जाओगे इरेडिएशन कर दोगे। ग्रेड 3 में है तो सेरोसा का अगर इन्वॉल्वमेंट है, पेल्विक इरेडिएशन, सेरोसा के मतलब कि इन्वॉल्वमेंट, सेरोसा का कहाँ इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, स्टेज 3A में आ रहा है, ठीक है ना, तो वो ग्रेड 3 हो गया, ठीक है ना। पेल्विक इरेडिएशन, एडेक्सा, सर्वाइकल और होल एब्डोमेन इरेडिएशन करो, एडेक्सा और सर्वाइकल में चला के होल एब्डोमेन का इरेडिएशन कर सकते हो, ठीक। 90% प्रेजेंट एट स्टेज 1 और 2, ठीक है। 90% पेशेंट जो होती है स्टेज 1 और 2 पे प्रेजेंट करते हैं। टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी विद बायलैटरल सेल्पिंगोफरेक्टमी प्लस माइनस लिम्फेडेक्टमी ये कर सकते हो। TAH प्लस BSO प्लस लिम्फेटिक एडेनेक्टमी कर सकते हो, TAH प्लस BSO कर सकते हो, तो वो भी हो सकता है, एक ऑप्शन हो सकता है तुम्हारे पास। रेडियोथेरेपी करना चाहिए मोर देन इक्वल टू स्टेज 2 वॉल्ट रिकरेंस में, ठीक है ना। उसके बाद पोस्ट ऑप की रेडियोथेरेपी करना चाहिए। फॉलो अप विद हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन से इसका फॉलो अप करना चाहिए। कंबाइंड ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी फॉर यंग, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी लगानी चाहिए। 3 और 4 में क्या करोगे, 3 में क्या हो गया, मतलब जो अभी अपना ट्यूमर है वो मतलब स्प्रेड कर गया, ठीक है ना। तो अभी पहले 3A में मैंने तुम्हें बताया था कि सेरोसा को इन्वॉल्व कर लिया, ठीक है, पेरिटोनियम में चला गया, एडनेक्सा में चला गया। 3B में तुम्हारा कहाँ का गया था, तुम्हारा वजाइना में गया था, पैरामीट्रियम को इन्वॉल्व कर लिया था, ठीक है ना। तो और 3C में तुम्हारा पेल्विक पैराओटिक लिम्फ नोड्स को। तो 3 और 4 में अगर स्टेजिंग में आए तो रेडियोथेरेपी, सर्जिकल थेरेपी, कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी ये सब कर सकते हो तुम। इंडिविजुअल पे इंडिविजुअल ये डिपेंड करता है, ठीक है ना, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये डिपेंड करेगा, राइट। अब क्या होता है कि इसके अलावा इसमें एक चीज़ और होती है, हाइपरप्लेजियाज जो होते हैं इसमें, हाइपरप्लेजियाज प्री मैलिग्नेंट कंडीशन, जो कि हम लोग ये ले जाते हैं, मतलब कि कितना एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा ये कर सकता है। तो इटियोलॉजी हाइपरप्लेजिया कैंसर कितना बना सकता है। तो एक होता है सिंपल हाइपरप्लेजिया, एक होता है कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया, ठीक है ना। तो जो सिंपल वाला है वो मतलब कि 1% जो है तो वो जा सकता है विदाउट एटीपिया वाला, जो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा कर सकता है, राइट। और जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया है विदाउट एटीपिया वाला वो 3% कर सकता है। सिंपल हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया 8% कर सकता है। कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया 29% ये काम करा सकता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि सिंपल हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया तो है, मतलब विदाउट एटीपिया है तो प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी केवल दे के काम हम लोग का चल सकता है। लेकिन अगर एटीपिया के साथ प्रेजेंट है तो हम लोग एडवाइस करेंगे कि हिस्टेक्टमी कर दें बंदे की, ठीक है ना। अब इसके प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स क्या है, हिस्टेक्टमी क्या करता है, स्टेजिंग के लिए डिसाइड करता है। पेल्विक लिम्फेडेक्टमी कर देंगे, स्टेजिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन ग्रेडिंग, राइट। तो ग्रेडिंग में सॉलिड एरियाज और इंस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड्स देखेंगे, ठीक है ना। और ग्रेड 1 में लेस देन 5%, ये अगर नहीं याद रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये याद रखने की जरूरत भी नहीं है तुम्हें। इतनी चीज़ें याद रख लो बस, हिस्टेक्टमी और पेल्विक लिम्फेडेक्टमी में इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। तो ये बात रही तुम्हारी इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के बारे में। उम्मीद है तुम्हें समझ में होगा। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।